इसने 1830 में कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में, ये तो जीजी था पेंटिक, इसका एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर था कर्नल स्लीमैन, इसने ठगी प्रथा पे रोक लगाई, सप्रेशन ऑफ ठगी प्रथा। आज हम कहते हैं कि यार हमको ठग लिया गया, हम मार्केट गए थे, 100 रुपए का सामान लेना था, उसने हमें बेवकूफ बना के 120 से बेच दिया। तो आज के समय जो ठगने का मतलब है, ये टोटली किस में जाता है, पैसे में जाता है कि यार गलत चार्ज कर दिया हमें इसलिए हम ठग गए। लेकिन अंग्रेजों के समय जो ठगी प्रथा थी, देखो क्या शब्द लिखा रहा है यहाँ पे, ठगी प्रथा। प्रथा मतलब ये ऐसी प्रोसेस थी जो कई समय से चली आ रही थी। कोई भी चीज पहले रीति बनती है, उसके बाद प्रथा बनती है, ठीक है। तो पहले कोई भी चीज रिचुअल बनती है, उसके बाद कस्टम बनती है। ठगी प्रथा मतलब जैसे मान लीजिए हम इंदौर से निकले, हमें जाना है भोपाल, ठीक है। अब आज से 200 साल पहले ना यहाँ पे हाईवे था, ना हमारे पास कार थी, ना हमारे पास ट्रक था, ना हमारे पास ट्रेन थी, ठीक है। अभी ट्रेन भी नहीं है यहाँ पे। तो इंदौर से भोपाल हम कैसे जा रहे हैं, अपनी बैलगाड़ी से जा रहे हैं, टुकुर टुकुर करते हुए जा रहे हैं। अब रास्ते में बहुत सारे लोग हमको मिलेंगे, कहीं डकैत मिलेगा हमें, कहीं कोई ऐसा गुंडा मिलेगा, कहीं कुछ बहुत बड़ा साहूकार मिलेगा, और हमारे पास बैलगाड़ी में माल भरा हुआ है। तो भाई अगर हम इंदौर से भोपाल जा रहे हैं और अगर 100 रुपए का माल लेके जा रहे हैं और रास्ते में कोई हमको बोलता है भाई 2 रुपए दे हमें, नहीं तो हम तुम्हारा माल लूट लेंगे, तो हम तो 2 रुपए उसको दे देंगे, क्योंकि भाई 100 रुपए की बात है। तो ये कंपलसरी ट्रेंड बन गया था कि कोई भी कहीं से कहीं जा रहा है और माल लेके जा रहा था, तो जो रेगुलर टैक्स है चुंगी वाला, वो तो वो दे ही रहा है, चुंगी वाला टैक्स तो वो दे रहा है। चुंगी मतलब जो टोल टैक्स लग रहा था अंग्रेजों का, वो तो दे ही रहा था वो। लेकिन इस बीच में जब गांव खेड़े पहाड़ों से गुजरता था, तो कभी उसको डाकू मिलते थे, कभी उसको डकैत मिलते थे, कभी उसको गुंडे मिलते थे, कभी वहां पे पहलवान लोग मिलते थे, लेकिन जो कि उससे पैसे ऐंठते थे। और ये जो व्यक्ति था जो 100 रुपए का माल लेके जा रहा था, इसको भी मन में तैयार रहता था कि हाँ भाई इंदौर से भोपाल जा रहा हूँ, तो बीच में बहुत सारे लोग मुझको मिलेंगे और बहुत सारे लोगों को मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो बीच के लोग थे जो ऐसे ये काम क्या करते थे, इन्हें कहा जाता ठग्स, इन्हें कहा जाता था ठग्स। एक फिल्म आई है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसका इस कहानी से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का इससे कोई संबंध नहीं। तो इनको कहा जाता है ठग्स। मतलब ये लोग कैसे ठगते थे, ये जान की धमकी देते थे कि भाई तुम्हारी जान मार लेंगे, तुम्हें मार देंगे, नहीं तो पैसा दो। आज अगर मैं 10 रुपए की पेन लेने गया, दुकानदार ने मुझे 12 रुपए का दिया, तो ऐसा थोड़ी ना बोला बंदूक लगा के कि 12 रुपए की पेन ले लो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। आज पैसे से हम ठगाते हैं, लेकिन हमारी इसमें लाइफ को थ्रेट नहीं होता। उस समय लाइफ को थ्रेट था कि तुम्हारा माल भी लूटेंगे, तुमको मारेंगे भी। तो ये चीज थी। और ये जो व्यापारी थे उसको पता था रास्ते में मुझे ये सब लोग मिलेंगे, तो इससे बड़ा परेशान होता था। और सबसे बड़ी बात इससे क्या होता था, इनके टैक्स में भी कमी आती थी, क्योंकि जब व्यापारी चुनगी पहुंचता था तो वो रोना शुरू कर देता था, यार क्या लोगे मुझसे टैक्स, यार मैं तो वैसे ही पीछे ठगा गया हूँ, 100 रुपए का माल लेके चला था, 50 रुपए का माल बचा, बाकी तो लूट ले गए। दूसरा, ये जो अंग्रेज है उनका भी लोगों पे भरोसा उठ रहा था। भाई लोग बोल रहे थे कहने को तुम अंग्रेज बैठे हो, तुम्हारे पास गोली है, बंदूक है, हथियार है, लेकिन तुम्हारे रहते हुए ठग्स लोग चले आ रहे हैं, हमको इतना लूटते हैं। जो भी व्यापारिक मार्ग थे, ट्रेडिंग रूट थे, वहां पे ठग्स लोगों का बोलबाला था। इससे अंग्रेज बहुत परेशान थे। कई बार तो अंग्रेजों का माल भी ठग लेते थे, यानी ठगना मतलब जान की, मतलब डर दिखा के पैसे लूटना, इसे कहा जाता है ठग, ठग लिया, है ना। तो कर्नल सुलेमान के नेतृत्व में ठगी प्रथा पे रोक लगाई गई। अब रोक कैसे लगाएंगे, कैसे रोक लगाएंगे। अब उस समय ऐसा था नहीं कि भाई सबको जाके गुलाब दे रहे थे कि भैया ये सफेद गुलाब लीजिए और अब आपसे ठगी प्रथा पे रोक लग रही है, आप ठग नहीं बनेंगे, ऐसा तो था नहीं। इसने क्या किया, जो भी मेजर रूट्स थे, ट्रेडिंग रूट्स थे, वहां पे अपनी आर्मी ले गया, आर्मी मतलब अपने लोगों को ले गया, अपने फोर्स लेके, और वहां पे सारे ठगों को या तो पकड़ा या तो गोली मार दी, खत्म कर दिया। अब यहाँ पे कुछ होना ही नहीं है, अब अगर तुम लोग व्यापारी को परेशान करोगे तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तो कर्नल सुलेमान के नेतृत्व में ठगी प्रथा पे एक तरह से अंकुश लग गया था। इसने इतना आतंक बना दिया था कि जितने ठग थे सब डर गए थे, भाग गए थे कि भैया अब ये ठगी वाला काम नहीं करना, कुछ और काम करेंगे मेहनत मजदूरी वाला, लेकिन ये फ्री फोकट का काम अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो कर्नल स्लीमन जो है, इसी के नाम से हमारे मध्य प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन है, इसका नाम है स्लीमनाबाद। स्लीमनाबाद। अब आप लोग एमपी भी पढ़ रहे होंगे, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो स्लीमनाबाद है, आप लोग बताएंगे किस जिले में और किस लिए फेमस है ये। सर कटनी में है।
बहुत बढ़िया। और फेमस किस लिए? कटनी को हम क्या कहते हैं? उसका दूसरा कोई नाम है क्या? लाइमस्टोन सिटी। चूना नगरी, तो स्लीमनाबाद चूना के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये थे कर्नल स्लीमैन जिन्होंने ठगी प्रथा को रोक लगाया। और कर्नल स्लीमैन को आदेश किसने दिया था, फ्री हैंड किसने दिया था? विलियम बेंटिक ने, कि भैया जो सामने आए उड़ा देना उसको, हम देख लेंगे, ये हमें बंद करवाना है ठगी प्रथा। तो आप देखिए इसने, अब इस ठगी प्रथा को रोक लगाने से जो आम आदमी है उसके लिए तो बड़ा आराम हो गया, उस व्यापारी के लिए आराम हो गया। वो व्यापारी शांति से एक जगह से दूसरी जगह अपना माल लेके जाता, माल भी अच्छे से बेचता, लोगों को सस्ता माल मिलता। नहीं तो अगर व्यापारी आधे रास्ते लुट जाता तो माल भी डबल रेट में बेचता, कि भैया मैं तो आधे रास्ते लुटा हूँ, अब मेरे पास कब माल बचा है, मैं डबल रेट बेचूंगा। तो आम आदमी को दिक्कत हो रही थी। तो अभी तक हमने देखा कि भैया इसने सती प्रथा पे रोक लगाई, इसने जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है इस पे रोक लगाई, इसने नरबली प्रथा पे रोक लगाई, इसने सुधार करने की कोशिश की हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे, इसने ठगी प्रथा पे रोक लगाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो अभी तक हम पढ़ के आ रहे थे, क्या पढ़ा हमने? हमने अभी तक पढ़े सोशल रिफॉर्म, समाज के स्तर पर उसने क्या सुधार किए। ये सती प्रथा जो सुधार था समाज के लिए था, है ना। ठगी प्रथा को रोकना, समाज को इसने हितकर बनाया। अब देखते हैं इसने प्रशासनिक सुधार क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या किए विलियम बेंटिक ने। पहली चीज तो इसने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन अपनाई। एक होती है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस किसकी है? कोई मुझे बताएगा, चैट ने बताए। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस किस व्यक्ति की पॉलिसी थी? जॉन शोर की। नाम में शोर था लेकिन शोर नहीं मचाता था। वेरी गुड स्नेहा। ठीक है, और पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, देखो इंटरफेरेंस होता है कि भैया कुछ भी हो जाए मैं बहरा बन जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं बहरा बनूंगा। और इसमें जॉन शोर ने क्या किया था भैया? बैटल ऑफ खरदा जो हुई थी, जिसमें मुगलों मराठों की आर्मी ने हैदराबाद निजाम के ऊपर अटैक कर दिया था। निजाम ने जॉन शोर को बोला भाई बचाओ, तुम तुमने वादा किया था कि मुझ पर अटैक हो तो तुम मुझे बचाओ। जॉन शोर ने बोला मैं बहरा हूँ, मैं इंटरफेरेंस नहीं करता, मरो तुम। इसने इसकी पॉलिसी क्या थी? नॉन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब इसने बोला कि भैया देखो, जब अंग्रेज थे शुरुआत में जब आए थे, जब फ्रांसीसी भी इनके साथ थे, लड़ाई हो रही थी, तब इन लोग क्या किया करते थे? भाई राज परिवार में कोई तनातनी चल रही, राज परिवार में कोई विवाद चल रहा है, तो एक एक भाई के साथ कौन दे रहा है? अंग्रेज। एक भाई के साथ कौन दे रहा है? फ्रांसीसी। ये हमने कर्नाटिक वॉर में देखा था कि घर के अंदर की बात के लिए भी ये लोग घुस जाते थे और घर के मामले में दखल देते थे। बेंटिक ने बोला यार ये छोटा काम मैं नहीं करूंगा। भाई किसी राज परिवार में कोई दिक्कत चल रही है, उनको सुलझाने दो ना खुद से, हम क्यों घुसे उसके अंदर? जैसे मराठा में भी हमने देखा, भाई रघुनाथ राव जो है वो अपने भाई लोगों से ही परेशान था ना। तो जब वो गया था सूरत वाले ऑफिसर्स के पास कि भैया मेरी हेल्प करो, तो तभी अगर वो लोग मना कर देते कि यार ये तुम्हारे घर का मसला तुम जानो, हम क्यों करें। लेकिन वो घुसे और उसकी वजह से फिर देखा हमने कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। बेंटिक बोला मैं तो बड़ा आदमी हूँ यार, मैं ये छोटे काम नहीं करूंगा। तो बेंटिक ने, ये पहला ऐसा जीजी था जिसने ऑफिशियली बोला था कि जो भारतीय राजाओं के बीच में विवाद चल रहा है ना, घरेलू विवाद, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखना। इसने बोला अगर जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़े आएगा और वहां की जनता को परेशानी होने लगेगी, मतलब वहां पे जो सरकार का काम है, जो आम प्रशासन का काम है, वो बिगड़ने लग जाएगा, तब मैं दखल दूंगा। और मैसूर में जब यही हुआ था, देखिए मैसूर में हमने देखा था 1799 में टीपू सुल्तान को किस जीजी ने मारा था? टीपू सुल्तान को किसने मारा था बताइए? वेलेज आर्थर वेलेजली, रिच। आर्थर वेलेस्ली ने मारा था, है ना।
तो वेलेस्ली ने जब उसको मारा तो उसके बाद हमने देखा था कि भाई जो वोडियार वंश था उसी का एक छोटा सा बच्चे को बैठा दिया कि भाई तू बेटा बैठ गया, और उससे साइन करा लिया सब्सिडी लाइन्स में 1799 में। अब जो वोडियार वंश के लोग थे ना, वो लोग भी आज भी हम देखें मैसूर में आज भी राजवंश है नाम का, और वहां पे जो मैसूर का किला है ना, जो बहुत बड़ा भव्य पैलेस है, वहां पे वोडियार वंश का कोई बच्चा होगा, मतलब कोई होगा भी, देख लेना आप कौन है, उसका नाम क्या है। तो अब इन लोगों के पास स्किल तो थी नहीं, चलाने का काम था, और आपस में घर में दिक्कत चल रही थी कि अब अगला कौन अगला कौन, क्योंकि राजा लोग कई सारी शादियां करते थे, अब कई सारे बच्चे होते थे, अब एक ही आदमी न बनेगा राजा। दशरथ के समय भी हमने देखा था कि चार चार बच्चे थे, कई बोल रहे थे भरत को बनाओ, दशरथ बोल रहे राम को बनाओ, तो भाई राम को हटाने के लिए 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो जब भगवान नहीं बचे ये घरेलू चीजों से, तो ये तो आम आदमी थे। तो मैसूर में भी यही बेवकूफी चल रही थी कि वहां पे अगला कौन बनेगा, नेक्स्ट कौन बनेगा, तो वहां पे आम जनता को सफर करना पड़ गया, वहां पे मिस गवर्नमेंट हो रहा था। इसलिए फिर उसने बेंटिक ने बोला, बेंटिक ने ये कहा था आपके आपसी मसले आप खुद सुलझाइए, बस ध्यान रखिए आपके घरेलू कलह की वजह से जहाँ पे आप रूल कर रहे हैं वहां की जनता को परेशानी अगर होगी तो मैं फिर आपको भगा दूंगा। तो वेलेस्ली ने मैसूर को का एनेक्सेशन किया था। क्यों? क्योंकि आपके जो घरेलू झगड़े हैं उस वजह से मैसूर के लोगों को दिक्कत हो रही है, और लॉर्ड कब्बन को वहां पे बैठा दिया था। अच्छा, ये जो कब्बन नाम का व्यक्ति था ये अंग्रेज ऑफिसर था, और इसको बोला था भैया देख मैसूर के राजा से तो कुछ हो नहीं पाएगा, तू ही संभाल। तो जब भी आप लोग अब बैंगलोर का भी जाना हो या घूम के आए हो, बैंगलोर में कब्बन बहुत फेमस है, कब्बन नाम से बहुत अच्छा पार्क है, कब्बन नाम से बहुत सारी रोड बनी हुई है वहाँ पे। ये कब्बन जो था ये अंग्रेज अधिकारी था, और इसको फिर बेंटिक ने यहाँ का अधिकार सौंपा था कि भाई अब तू संभाल मैसूर को, मैसूर के वोडियार वंश से तो कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उसने वोडियार वंश को हटा दिया, उसने बस ये बोला कि भैया अब तुम लोग अब घर की लड़ाई लड़ते रहो, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारा ऑफिसर लॉर्ड कब्बन संभालेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी सर। अगली बात ये कह रहा है कि इसने जो पर्शियन लैंग्वेज थी, फारसी भाषा थी, फारसी, इसको ये अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो भी कोर्ट का काम धाम चल रहा था। क्योंकि हमने देखा था कि भाई जिला कोर्ट था, जिला कोर्ट से भी नीचे कोर्ट थे, है ना, जिला कोर्ट था, उसके ऊपर सदर दीवानी सदर निजामत था, फिर एक सुप्रीम कोर्ट भी बना हुआ था। तो शिवानी कह रही सर ये सेकंड वाला पॉइंट फिर समझा दीजिए। देखो, बेंटिक का अभी तक आप लोग ये उसका नेचर समझ गए हो कि वो बड़े बड़े काम करने के लिए यहाँ बैठा हुआ था, सुलझा हुआ आदमी था। तो उसने बोला कि भाई जो पुराने जीजी कर गए हैं, पुराने जीजी क्या करते थे, कहीं भी हैदराबाद में किसी का बाप मर गया तो ये घुस जाते थे कि भाई तुझको मैं बना दूंगा नवाब, तुझको बना दूंगा नवाब, मराठाओं में घुस जाते थे। मतलब जो राजाओं के घरेलू पारिवारिक कलह थे उसमें ये लोग बैकिंग करते थे कि भाई चलो हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, दूसरा बोलता है हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। बेंटिक ने बोला मैं किसी भी किंगडम, किसी भी भारतीय राज परिवार के अंदरूनी जो कलह है विवाद है उसमें मैं इंटरवीन नहीं करूंगा, उसमें मैं दखल नहीं दूंगा। लेकिन अगर उनका आपसी कलह इतना बढ़ जाए, जैसे मान लो मोदी जी और शिवराज सिंह, चलो शिवराज की बात कर लो, मोदी जी की शादी नहीं हुई है, मतलब हुई है लेकिन वो मानते नहीं है। तो शिवराज की अगर बात को मान लो, शिवराज और उनके बच्चों उनके वाइफ में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, बातचीत हो जाए, अब शिवराज जी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब शिवराज जी को भैया है तो आप सीएम, कहाँ एमपी के, आपको बहुत सारे काम करने हैं ना, आप वो मंत्रालय में आ रहे हैं ना, फाइलों में साइन कर रहे हैं ना, कोई रैली कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं, मतलब वो मुख्यमंत्री का जो कमरा है वैसा बंद मिलता है, कोई काम नहीं हो रहा मुख्यमंत्री ऑफिस से। तो फिर दिल्ली सरकार क्या बोलेगी यार, लगाओ यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस गवर्नमेंट हो रहा है, यहाँ पे जो सरकार है वो अपना काम ढंग से नहीं करती। वही इसने भी कहा कि भाई अगर किसी राज परिवार के घरेलू कलह इतने बढ़ जाए कि वो अपना जो मेन काम है कि जनता की सेवा करना, जनता के लिए काम करना, अगर वो ना करें और जनता वहां की परेशान हो जाए, और हमें बार बार कंप्लेन आए कि भैया मैसूर की जनता या कहीं और की जनता परेशान है, वहाँ काम काज ढंग से नहीं हो रहा है, तो हम फिर इंटरवेन करेंगे। और मैसूर में जो उनका आपसी कलह था कि भाई अगला कौन बैठेगा, मैसूर का राजा कौन बनेगा, नाम के ही सब राजा थे लेकिन फिर भी नाम तो चाहिए। शेक्सपियर ने क्या कहा है ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सब नाम में ही रखा है।
तो फिर मैसूर में जब इतनी दिक्कतें बढ़ गई, वहाँ की आम जनता की तरफ से बहुत सारी शिकायतें पहुंची बेंटिक के पास कि यार यहाँ का राज परिवार इतना बिजी है अपनी लड़ाई में, अपने घर की लड़ाई में, आपसी सास बहू वाले एपिसोड में, कि हमारा काम अटक रहा है। इसलिए फिर उसने एनेक्स किया। एनेक्स मतलब वडियार वंश के लोगों को बोला भैया अब एक काम करो, तुम लड़ाई कर लो। और पूरा जो मैसूर का एडमिनिस्ट्रेशन है, मैसूर स्टेट का, आज तो मैसूर एक शहर है, मैसूर स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन संभालेगा? लॉर्ड कब्बन संभालेगा। लॉर्ड कब्बन मेरा जूनियर है, मेरा ऑफिसर है, मैं इसको भेज रहा हूँ। अब लॉर्ड कब्बन ही मैसूर का पूरा गवर्नमेंट संभालेगा, काम धाम संभालेगा। तो सवाल किसने किया था? शिवानी। शिवानी, क्लियर हुआ आपको ये बात? अगली बात ये है कि भाई अभी तक जो कोर्टों में लैंग्वेज यूज हो रही, भाषा यूज हो रही थी, वो हो रही थी फारसी। आज अगर मैं बात करूं, आप मुझे बताओ, आज जो भारत की कोर्ट है वहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? बताइए। आज भारत की कोर्ट में अंग्रेजी भाषा यूज होती है। और ये तो कंपलसरी, मतलब अगर आप केरला के हाई कोर्ट में जाएं या जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में जाएंगे, अंग्रेजी भाषा तो यूज ही हो रही, कंपलसरी। और इसके साथ एक सेकंड लैंग्वेज यूज होती है जो वहाँ की स्टेट लैंग्वेज होती है। जैसे मान लीजिए आप केरला के गए तो वहाँ पे कोई आदेश अगर निकलता है तो इंग्लिश में तो निकलेगा ही, और एक कॉपी आपको मलयालम में भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे मेन जो लैंग्वेज है कोर्ट की, सबसे मेन जो लैंग्वेज है वो क्या है? आज इंग्लिश। अंग्रेज जब थे, बेंटिक जब तक था, तब तक कोर्ट में जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज हो रही थी वो क्या थी? पर्शियन। आज मैं बोलूंगा कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो वो है इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश ही ऐसी भाषा है जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि अगर केरला में कोई मलयालम बोल रहा है और मुझे उससे बात करनी है तो मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर उसको इंग्लिश आती है, मुझको इंग्लिश आती है, क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। तो हम दोनों, मैं केरला में जाके भी काम कर सकता हूँ, या केरला वाला कोई बच्चा यहाँ आके ये जो पीडीएफ है ये समझ सकता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मेरी पीडीएफ मैं इसलिए इंग्लिश में बनाता हूँ कि हो सकता है बहुत लोगों की लैंग्वेज अलग हो, कुछ दिक्कत हो, तो हो जाए सब काम। तो अभी तक जब बेंटिक आया तब तक यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी कोर्ट की वो थी पर्शियन। अब आप सोचेंगे पर्शियन कहाँ से हो गई इनकी लैंग्वेज? कोई मुझे बताएगा पर्शियन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कोर्ट में क्यों चल रही है? मुगल्स की लैंग्वेज पर्शियन थी। हाँ, वेरी गुड। मुगल्स की लैंग्वेज पर्शियन थी क्योंकि मुगल जिस जगह से आए थे, जैसे मुगल जो थे वो मिडिल, मतलब मध्य एशिया से आए थे, तो वहाँ पे जो पर्शियन किंगडम था उसके अधीन वो लोग रहे थे, तो वहाँ पे फारसी चलती थी। तो वो फारसी भाषा को यहाँ तक ले आए। और जब मैंने बताया था कि भाई जब जहांगीर से मिलने एक व्यक्ति आया था जिसको जहांगीर ने इंग्लिश खान कहा था, तो उसको इंग्लिश खान इसीलिए कहा था कि उसने जहांगीर से जो पहली बात कही थी वो फारसी में कही। जहांगीर खुश हो गया। कोई मुझे बताएगा जहांगीर ने किसको इंग्लिश खान का टाइटल दिया था? सर विलियम हॉकिंस था शायद सर। यस सर, बहुत बढ़िया, हॉकिंस। विलियम हॉकिंस का। तो तब से मुगलों, अब क्योंकि मुगलों का रूल चली आ रहा था और उसके बाद हमने देखा कि मुगलों को ही इन्होंने रिप्लेस किया, तो इतने लंबे समय तक जो जुडिशियल प्रोसीडिंग थी सारी वो सब पर्शियन में चली आ रही थी। क्योंकि अगर आप बंगाल में रूल कर रहे हैं, आप हैदराबाद में रूल कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये सब, इन सब का हेड ऑफ स्टेट कौन था? मुगल्स ही थे ना, सब मुगल्स के अधीन लोग थे। तो सब जगह फिर वो फारसी भाषा कंटिन्यू हो गई, सबने फारसी सीखी, फारसी में पूरा कामकाज हुआ करता था। तो इसने बोला नहीं यार, अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज तो फारसी जानते नहीं थे, तो अंग्रेज ने बोला हटाओ इस फारसी को, अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। और इसको इसने कैसे रिप्लेस किया? इसने बोला कि जो बड़े कोर्ट है वहां तो क्या चलेगी? इंग्लिश चलेगी, लेकिन जो छोटे कोर्ट है वहां पे वहां के जो लोकल लैंग्वेज है, जो उनकी देशी भाषा है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, वो चलेगी। आज भी यही कॉन्सेप्ट है। आज बड़े कोर्ट में क्या चल रही है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इंग्लिश चल रही है। और जो छोटे कोर्ट है वहां पे आपको जो उसकी स्टेट लैंग्वेज है वो चल रही, वर्नाकुलर से हटके हम स्टेट में चले गए। जैसे कोई मुझे बताएगा मध्य प्रदेश का जो राज्य है इसकी स्टेट भाषा क्या है? राज्य की भाषा क्या है इसकी? एमपी के? हिंदी। हिंदी। हिंदी, वेरी गुड। तो इस तरह अमूमन हर राज्य ने अपनी एक स्टेट लैंग्वेज
बना के रखी, जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ 3-3 स्टेट लैंग्वेज है, ठीक है। तो स्टेट लैंग्वेज में एक कॉपी आपको मिल जाएगी ऑन रिक्वेस्ट, नहीं तो बाकी कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो छपेगा अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसने बोला कि भैया ये जो पर्शियन लैंग्वेज इसको बंद करो, अब ना मुगल रहे, ना मुगल की लेगेसी रही, हम अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के हिसाब से कामकाज हो रहा है। और हमने देखा है कि लॉ कमीशन बन ही चुका है, मैकॉले, वो जो मैकॉले है उसको पहला उसका अध्यक्ष बनाया गया। मैकॉले जब काम कर रहा था तो जब वो कानून बना के देगा तो कानून कहाँ चलेंगे, कोर्ट में चलेंगे। तो जब उसके सारे कानून बनेंगे अंग्रेजी में और यहाँ पे कोर्ट में भाषा चल रही पर्शियन, तो कैसे काम बनेगा। इसलिए बोला इसने हटाओ पर्शियन को, बड़े कोर्ट में इंग्लिश चलेगी, छोटे कोर्ट में वहाँ की जो लोकल वर्नाकुलर, वर्नाकुलर मतलब होता है देशी भाषा, जैसे भोजपुरी, अवधी, ये सब लोकल लैंग्वेज, मालवी, निमाड़ी, इन्हें वर्नाकुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। तो छोटे कोर्ट में वहाँ की लोकल लैंग्वेज चलेगी, क्योंकि छोटे कोर्ट में जो आम आदमी जाएगा, अब आदमी से आज आप उम्मीद नहीं कर सकती वो अंग्रेजी भाषा बोले, तो आज से 200-250 साल पहले हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वहाँ का लोकल व्यक्ति अंग्रेजी फर्राटेदार बोलेगा। इसलिए छोटे कोर्ट में तो बोला वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ही चलेगी, बड़े कोर्ट में इंग्लिश चलेगी। वो इसलिए भी था कि जो आम भारतीय है वो कभी बड़े कोर्ट में अपील ही ना करे, क्योंकि बड़े कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पे सारी बात कैसी होगी, अंग्रेजी से होगी। और एक तरह का ये फिल्टर लगा दिया, उन्होंने हर्डल बना दिया कि अब अगर तुम अंग्रेजी के प्रकांड पंडित हो तभी आना यहाँ अपील लेके, नहीं तो चुपचाप निचली अदालत में जो फैसला मिला है उसको करो, उसको मानो और निकल लो अपने घर, ठीक है। तो एक तरह का फिल्टर लगाया था, इंग्लिश सुप्रीमेसी बनाई थी। और जब कोर्टों में अंग्रेजी भाषा को कंपलसरी किया गया, तभी से उसकी कहानी मैं बताऊंगा अभी, कि जब मैकॉले ने बोला था कि मैं जो हमारी एजुकेशन है उसको इंग्लिश में दिया जाए, तो एक तरह का बूस्टअप मिल गया, क्योंकि भाई इनके आदेश कैसे थे कि कोर्ट में अंग्रेजी ही चलेगी। तो आम आदमी को भी समझ में आया कि भाई धीमे धीमे अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ने वाला है, तो क्यों ना अपने बच्चों को अंग्रेजी में ही पढ़ाएं, क्यों ना अपने बच्चों को हम ईसाई मिशनरी के जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाएं। और जब वो बच्चे फिर इनके स्कूल में गए तो धीमे धीमे फिर उनको प्रेयर कराई गई। पहले एडवोकेट नहीं थे क्या, बताऊंगा इन सब का जवाब, मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा कि एडवोकेट क्या है, बैरिस्टर क्या है, पहले क्या था अब क्या है। अभी बताऊंगा तो फिर अपन बेंटिक से हटे आएंगे। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए कि पर्शियन जो लैंग्वेज थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगल्स की। अब मुगल्स रहे नहीं, क्योंकि मुगल का जो बादशाह है वो पेंशनर हो चुका है, और जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी 1765 की, उसके हिसाब से वो पेंशनर हो चुका है। तो अब उसकी क्या चलेगी। और अभी हमने देखा था कि इस समय जो मुगल बादशाह था उसका नाम था अकबर सेकंड, और अकबर सेकंड की तो पेंशन तक बंद हो गई थी। तभी तो राजा राम मोहन राय से बोला भाई जा रहे हो क्या ब्रिटेन, तो मेरी पेंशन पता करके आना। और जब उसने उसकी पेंशन के बारे में पता किया और बाद में उसको पेंशन मिली, तो उसने राम मोहन को राजा का टाइटल दिया, राजा लगा दिया नाम के आगे। तो अब मुगल बादशाह की तो ये स्थिति हो गई है कि उनकी पेंशन नहीं आ रही है, तो अब मुगलों की लैंग्वेज कौन ध्यान रखेगा। इसलिए इन्होंने फैसला किया कि इंग्लिश इज नाउ एन ऑफिशियल लैंग्वेज दैट विल यूज्ड इन कोर्ट, और जो लोकल कोर्ट्स है वहाँ पे आपकी वो जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है उसको आप यूज करिए। यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर है सभी को। यस सर। अब चलते हैं, जब भी बेंटिक का नाम आएगा, जब भी बेंटिक का नाम आएगा, तो अगर बेंटिक के साथ किसी भारतीय का नाम लेना है तो आप राजा राम मोहन रॉय का नाम लीजिए, और बेंटिक के साथ किसी अंग्रेज का नाम लेना है तो आप लेंगे लॉर्ड बेबिंगटन मैकॉले का नाम। इसने जितना भारत का अच्छा किया बुरा किया जो भी कह सकते हैं हम, अब इस स्थिति में तो अपन है नहीं किसने अच्छा किया बुरा किया, लेकिन इसने इसका जितना ज्यादा प्रभाव रहा है भारत के ऊपर वो किसी भी और व्यक्ति का नहीं रहा है, ठीक है। तो मैकॉले के बारे में मैंने ब्रीफिंग की थी कि इसके जो पिता थे वो चर्च में पादरी थे और काफी धार्मिक, कट्टर धार्मिक व्यक्ति था ये। इसके बारे में हमने देखा कि फर्स्ट लॉ कमीशन जो है उसका इसको अध्यक्ष बनाया गया और इसको काम दिया गया कि भाई जो भी भारत के लॉस है उसको कोडिफाई कराए, और वो लॉस अकॉर्डिंग टू जो हिंदू का जो धार्मिक टेक्स्ट है, मुस्लिमों के जो कुरान है, हदीस है, उनके हिसाब से कोडिफाई कराए। दूसरा इसको काम ये दिया गया भैया कि भारत में एजुकेशन के रिफॉर्म्स के लिए तुम काम करो। एक मैकॉले कमेटी बनाई गई 1834 में। मैकॉले कमेटी जब बनाई थी तो
मैकॉले ने एक बड़ी फेमस स्पीच दी थी, बहुत फेमस स्पीच दी थी। उस स्पीच को कहते हैं मैकॉले मिनट। मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन। शिक्षा पे मैकॉले मिनट कब दिया गया? 1834 में। क्या कहा था इसने? ये स्पीच थी। यहाँ पे मिनट को आप समय से मत कंफ्यूज करना। असल में क्या होता है, आप लोग जब ऑफिसर्स बनेंगे, जब आप लोगों की मीटिंग हुआ करेगी, तो आप लोग एक छोटी सी डायरी हमेशा कैरी करेंगे, या एक, है ना, डायरी ही रहेगी। तो उस मीटिंग में जो भी बात होती है, बात मीटिंग तो 4 घंटे मान लो चल रही है, भाई मंत्री ले रहा है मीटिंग, कलेक्टर ले रहा है, या फिर कमिश्नर ले रहा है, तो मीटिंग तो 4 घंटे चली, लेकिन उस 4 घंटे की मीटिंग में क्या मेन बातें थी, उसको आप 2 4 5 लाइन में लिख के रखते हैं कि हाँ ये सारी इस मीटिंग का सार है, और हमको जो आदेश मिले या हमको जो लोगों से करवाना है, ये 4 5 लाइन में है। तो 4 घंटे चली मीटिंग में का आपने सार निकाला सिर्फ 4 लाइन में। तो आप अगर बाहर आए और मैंने आपसे पूछा कि यार व्हाट, मीटिंग का मॉम क्या था, मैंने आपसे क्या पूछा, चलो 5 मिनट के लिए फील कर लो कि आप सब कलेक्टर हो, तो ठीक है, मैंने आपसे पूछा, आप बाहर निकले, मैं आपका कलीग हूँ, मैंने पूछा यार क्या था मीटिंग का मॉम। मॉम मतलब होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये सब शब्द आप लोग फेमिलियर हो जाएंगे जब हम ऑफिसर्स बनेंगे। तो क्या था मीटिंग का मॉम, मतलब मीटिंग का सार क्या था। तो जब मिनट्स मतलब होता है सार, तो मैकॉले मिनट ने भारतीय शिक्षा के लिए कुछ कहा, और उसका सार जो है उसे कहा जाता है मैकॉले मिनट। उसने कहा था 1834 में। और ये जो मैकॉले मिनट था, इसे कहते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इस मैकॉले मिनट को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या है? मैकॉले मिनट। तो इस मिनट में, या मिनट में, तब इस मीटिंग के सार में इसने क्या कहा था? इसने ये कहा था, मोटे तौर पे ये बात कही थी कि भाई हम भारत में ऐसे लोगों की फौज चाहते हैं जो दिखती हो भारतीय, लेकिन दिमाग से, सोच से, अपनी आत्मा से वो रहे ब्रिटिशर्स, वो रहे अंग्रेज, वो हमेशा हमारे लिए लॉयल रहे, ये भारतीय हमारे लिए हमेशा वफादार रहे, जिससे कि हम इस देश में कई सदियों तक राज कर सके। ये था इसका मूल सार। ये मैकॉले मिनट में मैकॉले की सोच थी कि हम शिक्षा को अंग्रेजी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये इनको हम अंग्रेज बना देंगे, दिमाग से, इनकी सोच से, इनके पहनावे से, इनके खान पान से इनको अंग्रेज बना देंगे। ये सिर्फ अपने रंग से भारतीय दिखेंगे, बाकी दिमाग से, बुद्धि से, बोल चाल से ये अंग्रेज हो जाएंगे, और हम भारत में अंग्रेजों की फौज खड़ी कर देंगे, और जो कि हमेशा हमारे लिए वफादार रहेंगे, जिससे हम कई सदियों तक भारत में राज कर सके। ये था मैकॉले मिनट, और इसे कहा जाता था मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, क्योंकि इसमें इसने ये बात कही थी कि भारत में अब जो शिक्षा होगी, अभी तक जो धार्मिक शिक्षा चली है वो बंद, कि संस्कृत में पढ़ाई हो रही, पाली में हो रही, मदरसा अपनी उर्दू में पढ़ा रहा, कुछ नहीं। अब भारत में जो शिक्षा होगी, कौन सी शिक्षा? जो हम फंड करेंगे। अगर अंग्रेज शिक्षा दे रहा है, क्योंकि 1813 के एक्ट में क्या बोला था, 1 लाख रुपए हर साल खर्च करना है एजुकेशन में, तो मैकॉले ने बोला कि हम अब जो शिक्षा देंगे, अपनी जेब से पैसा लगा के, वो सारी शिक्षा होगी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में। और इसका उद्देश्य क्या था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो बाय कलर दिखे इंडियन, लेकिन बाय ब्रेन, बाय कंसाइंस, बाय देयर सोल, बाय देयर आत्मा वो रहे अंग्रेज। ये था मैकॉले मिनट। और इस मैकॉले मिनट को अप्रूव किसने किया था? बेंटिक ने। बोला हाँ मैकॉले तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। बेंटिक ने इस मैकॉले मिनट को अप्रूव किया। तो फिर जब मैकॉले ने अपनी ये बात रखी, तो मैकॉले को ही बोला बेंटिक ने, भाई तू इतनी अच्छी बात बोल रहा है, एक काम करता हूँ, एक कमेटी बना देता हूँ, उस कमेटी का हेड तू रहे, तो भारत में के शिक्षा में क्या सुधार होने चाहिए उसके बारे में भी हमको तुम बताओ। मैकॉले ने ये, अब मैकॉले ने ऐसा क्यों कहा, मैंने पिछली क्लास में बताया कि वो अपने पापा से पत्र में लिखा था कि पिताजी जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर हो जाएगा तो 20 साल बाद, 20 साल के अंदर
ब्रिटेन में जितने ब्रिटिश नहीं रहते उससे ज्यादा ब्रिटिश भारत में रहेंगे, क्योंकि ब्रिटेन की आबादी कम थी लेकिन भारत की आबादी ज्यादा थी। और इसका ये सोच था कि आज जो बच्चा 5 साल का है, अगर मैं आज से उसको अंग्रेजी सिखाऊंगा, अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा, तो जब वो 25 साल का होगा तो वो दिखने में भले भारतीय रहे लेकिन दिमाग से कैसा रहेगा, अंग्रेज रहेगा। तो अपने पिता को उसने कहा था कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ इसकी वजह से आप मुझ पर गर्व करेंगे, पूरा ब्रिटेन मुझ पर गर्व करेगा, पूरी ईसाइयत मुझ पर गर्व करेगी। और ये सारे जो अंग्रेज पढ़ाई से पढ़े हुए बच्चे हैं ना, ये सब आज नहीं कल ईसाई में तब्दील हो जाएंगे। तो एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं, हम इनको अंग्रेज बना रहे हैं और इनका हम धर्म परिवर्तन भी करा देंगे। और ये खुद हमसे कहेंगे कि हम एक ईसाई बना लो, क्योंकि हम इनके दिमाग में डाल चुके होंगे कि इनका धर्म, जो भी इनका धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो बेकार है, वो बारबेरिक है, और सिर्फ एक ही अच्छा धर्म है ईसाइयत। और ये खुद कहेंगे कि हमें ईसाई बनना है। ये था मैकॉले मिनट का मूल सार। और इसी मैकॉले मिनट से इतना इंप्रेस हुआ था बेंटिक कि उसने बोला था, भाई मैकॉले तू कहाँ था अभी तक, चल तेरे नाम से एक कमेटी बना देता हूँ, तू तू बता शिक्षा में क्या क्या सुधार करने चाहिए। और फिर उसमें सबसे मेन बात ये थी कि उसने बोला था भारत की जो ऑफिशियल अब लैंग्वेज होगी, ऑफिशियल पढ़ाई की जो लैंग्वेज होगी, पढ़ाई किस भाषा में होगी, तो वो होगी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में। उससे, और उसने बोला छोटे से ही जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वहां से ही अंग्रेजी शुरू कर रहे हैं हम, छोटे से बच्चे से नर्सरी से अंग्रेजी पढ़ेगा और पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल की क्लास में और बेंटिक के बारे में देखेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी कोई डाउट है? सर हाँ पूछो। सर भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1834 से ही पड़ी थी। आपने मुझे क्या व्हाट्सएप पे सवाल भेजे हैं क्या? जी सर। हाँ, तो उन सवालों को मैं एक साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि तो पहले बेंटिक हो जाए फिर उस सवालों को डिस्कस करेंगे क्लास में कि सबको पता चले। ओके। शिवानी कह रहे क्वेश्चन टाइप आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। पूछूंगा ना क्वेश्चन शनिवार को। जो भी क्वेश्चन रहेंगे 10 सवाल पूछूंगा तो 5 सवाल मैं बेंटिक पे डालूंगा कि बेंटिक से जुड़े हुए सारे काम आपको क्लियर हो जाए। ठीक है शिवानी? चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।